मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम आदिल शशीर। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। और तो जो आज हमने टॉपिक डिस्कस करना है पॉलिटिकल साइंस का, वो टॉपिक है, ये जो टॉपिक है आप थोड़ा बहुत रिलेट करेगा जेंडर स्टडी के साथ भी। मैंने इसलिए इस टॉपिक को चुना कि क्योंकि हमारा जो कंटिन्यू सेशन चल रहा है वो तो उसका चल रहा है जेंडर स्टडी का, यानी कि जिसकी मैं वीडियोज़ अपलोड कर रहा हूँ। तो कुछ उसके यानी कि ना इंटरलिंक जो क्वेश्चन वगैरह बनते हैं या कुछ टॉपिक्स जो बनते हैं वो पॉलिटिकल साइंस के साथ भी बनते हैं, पॉलिटिकल साइंस पेपर 1 के साथ भी और पेपर 2 के साथ भी। तो इंशाल्लाह मेरी कोशिश होगी कि मैं साथ साथ उनको भी यानी कि ना दोनों को इंटरलेट भी करूं और उनको भी डिस्कस करूं, ठीक है। अच्छा, जो टॉपिक है हमारा वो है ग्लोबल सिविल सोसाइटी। ग्लोबल सिविल सोसाइटी के ऊपर मैं 2 वीडियोस बनाऊंगा। चूँकि ये टॉपिक थोड़ा सा यानी कि ना इतना शायद इम्पॉर्टेंट हो या ना हो, लेकिन क्योंकि देखें CSS जो यानी कि सारा एहतशाम जान बट जो यानी कि सिविल स्कोप CSS अकेडमी के अंदर टीचिंग करते हैं, वो कहते हैं कि देखें जी कि मतलब CSS का सिलेबस तो नहीं है, सिर्फ एक डायमेंशन आपको दे दी गई है, ठीक है, और उस डायमेंशन के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो एक CSS का स्टूडेंट होने के नाते आज से कुछ अर्सा पहले मैं ये समझता था कि सिर्फ सिलेक्टिव करो, बाकी जो है वो साइड पे लगा दो, ठीक है। लेकिन फिर मुझे कुछ अंदाज़ा हुआ कि एक ऐसे के पेपर को क्लियर करने के लिए या मतलब दूसरी कुछ आपको कॉन्सेप्ट्स अपने क्लियर करने के लिए या अपना जो एक ऑथेंटिक अप्रोच बनाने के लिए आपको जो है वो मतलब मुख्तलिफ डायमेंशन में एक टॉपिक को वो डिस्कस करना चाहिए, ठीक है। अच्छा, शुरू करते हैं। ग्लोबल सिविल सोसाइटी के अंदर अगर हम बात करें तो वो कहता है कि जो एक ग्लोबल सिविल सोसाइटी है इसको हम डिफ़ाइन कैसे करेंगे, ये क्या चीज़ होती है। एक्चुअली ग्लोबल सिविल सोसाइटी एक ऐसी कलेक्शन ऑफ सोसाइटीज़ होती है, ठीक है। यानी कि ग्लोबल सिविल सोसाइटी जो है ये एक कोलेक्टिव नाउन है, ठीक है, और सिविल जो है उसके अंदर यानी कि वो जो है सिंगुलर है, और जब सोसाइटी का लफ्ज़ उसके साथ आ जाएगा तो इसका ये मतलब होगा कि बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो मिलकर एक सिविल सोसाइटी के नाम से पहचानी जाती हैं। हो सकता है वो नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस हो सकता है वो नॉन प्रॉफिट एसोसिएशंस हों जिसे हम NPA कहते हैं, हो सकता है वो प्राइवेट वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस हो जिन्हें हम PVOs कहते हैं, हो सकता है वो इंडिपेंडेंट एडवोकेसी ग्रुप्स हों जिसे हम IAGs कहते हैं, या प्रिंसिपल्ड इश्यूज़ नेटवर्क्स हों, या सेगमेंटेड पॉलीसेंट्रिक आइडियोलॉजिकली इंटीग्रेटेड नेटवर्क्स हों जिसे हम स्पिन्स कहते हैं, SPINS, ठीक है, या इसके अलावा और बहुत कुछ, ठीक है। वो कहता है कि सिविल सोसाइटी इज़ द ओल्डेस्ट ऑफ दीज कंसेप्ट डेटिंग बैक टू इंग्लिश पॉलिटिकल थॉट ऑफ द 16th सेंचुरी। वो कहता है कि सिविल सोसाइटी का जो वर्ड है ये तकरीबन पिछली 16वीं सदी से कंटिन्यू है, ठीक है, और ये मुख्तलिफ़ किस्म की ऑर्गेनाइजेशंस के साथ इसे हम रिलेट करते हैं सिविल सोसाइटी को, ठीक है। अच्छा, अगली बात करते हैं कि सिविल सोसाइटी चेंज विद द पैसेज ऑफ टाइम या इट्स वेरी फ्राम प्लेस टू प्लेस, कि जो सिविल सोसाइटी का जो कॉन्सेप्ट है ये वक्त के साथ साथ बदलता गया, ठीक है, या मतलब ये भी हो सकता है कि ये टाइम टू टाइम जो है वो वेरी करता है। मतलब 16th सेंचुरी में इसका मतलब और था, 19th सेंचुरी में इसका मतलब और हो गया, ठीक है, या मतलब मुख्तलिफ़ किस्म की ऑर्गेनाइजेशन मिल के जो है वो सिविल सोसाइटी के नाम को यानी कि उसे और मीनिंग दे देते हैं, ठीक है। बस यहाँ पर वो ये कह रहा है कि द कॉन्सेप्ट हैज़ बीन अंडरस्टूड वेरी डिफरेंटली अक्रॉस डिफरेंट टाइम पीरियड्स, प्लेसेस, थ्योरेटिकल परस्पेक्टिव्स एंड पॉलिटिकल परसुएशंस। वो कहता है कि मुख्तलिफ़ किस्म के टाइम, मुख्तलिफ़ किस्म की जगह और मुख्तलिफ़ किस्म की सेंचुरीज़ के अंदर जो है वो सिविल सोसाइटी की डेफिनेशन बदलती गई है। जैसे वो एग्जांपल देता है कि सिविल सोसाइटी हैगल जो है वो पॉलिटिकल फ़िलासफ़र है। अगर हम पॉलिटिकल फ़िलासफ़र हैगल के नाम से सिविल सोसाइटी की डेफिनेशन करें तो हैगल कहता है कि ये जो सिविल सोसाइटी है, अगर हम इसको यानी कि 19th सेंचुरी के अंदर अगर हम पर्शिया के अंदर देखें या बदीन के अंदर देखें तो इसका कॉन्सेप्ट जो था वो और था, ठीक है, यानी कि इसे हम अकेडमियन फ़िलासफ़र के नाम से भी हम इसे यानी कि पुकारेंगे। लेकिन अगर हम इसी सिविल सोसाइटी को इंडिया के अंदर देखें तो वो लेट 20th सेंचुरी में इसका वर्ड और बन जाता है, ठीक है। तो आगे जाके इसको डिफ्रेंशिएट करता है, ये इसको एलाबोरेट करेगा। अच्छा, मतलब कॉन्सेप्ट ये हुआ कि जो सिविल सोसाइटी का वर्ड है ये टाइम के लिहाज से, जगह के लिहाज से,
थेरीज़ के लिहाज से ये जो है वेरी करता है, ठीक है। अच्छा, अगली बात वो करता है कि सिविल सोसाइटी इज़ नॉट पार्ट ऑफ स्टेट अपरेटस। वो कहता है कि सिविल सोसाइटी जो है ये स्टेट का हिस्सा नहीं है, ये एक नॉन स्टेट एक्टर होता है। ना इससे मतलब ये हो सकता है कि जो सिविल सोसाइटी को गवर्नमेंट सपोर्ट करे या स्टेट जो है वो सपोर्ट करे, लेकिन ये कभी भी नहीं हो सकता कि एक जो सिविल सोसाइटी है वो किसी भी गवर्नमेंट का इंटरनली हिस्सा बन जाए, ठीक है। हाँ, और इसलिए हम इसे भी कहते हैं कि ये स्टेट के अपरेटस के अंदर शामिल नहीं होती। जैसे कि मतलब कोई भी जो सिविल सोसाइटी है उसको हम किसी भी किस्म की पॉलिटिकल पार्टी का नाम नहीं दे सकते। कोई भी जो पॉलिटिकल पार्टी है वो सिविल सोसाइटी की जगह नहीं ले सकती। सिविल सोसाइटी और चीज़ है, पॉलिटिकल पार्टीज़ और चीज़ हैं। सिविल सोसाइटी कभी भी गवर्नमेंट को यानी कि स्टेट की पावर्स को अपने कंट्रोल में करने की कोशिश नहीं करेगी, बल्कि जो पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं उनकी कोशिश होती है कि वो किसी ना किसी तरह मतलब गवर्नमेंट की पावर्स को अपने हाथ में ले लें। लिहाजा ये नॉन ऑफिशियल है, नॉन गवर्नमेंटल सोसाइटीज़ होती हैं। सिविल सोसाइटी ग्रुप्स आर नॉट फॉर्मली पार्ट ऑफ स्टेट ऑपरेटर्स, ठीक है। ना डू दे सीक टू गेन कंट्रोल ऑफ स्टेट ऑफिस, और ना ही उनकी ये कोशिश होती है कि वो स्टेट ऑफिस को अपने कंट्रोल में करें। लिहाजा इस क्राइटेरिया के अंदर पॉलिटिकल पार्टीज़ भी जो होती हैं वो सिविल सोसाइटी से एक्सक्लूड होती हैं, बाहर निकल जाती हैं, ठीक है। अच्छा, सिविल सोसाइटी क्या चीज़ होती है? सिविल सोसाइटी नॉन ऑफिशियल एक्टर्स होते हैं, ठीक है, जो ऑर्गेनाइज होते हैं, और बाज़ औक़ात उन्हें जो स्टेट होती है वो फंड भी देती है, ठीक है। और ये क्या करते हैं, ये जो नॉन गवर्नमेंटल या नॉन ऑफिशियल सोसाइटीज़ जो होती हैं, ये मतलब गवर्नमेंट की या स्टेट के इंस्टीट्यूशंस की हेल्प करती हैं उनकी पॉलिसीज़ को फार्मूलेट करने में, इम्प्लीमेंट करने में, मॉनिटर करने में और उनको एनफोर्स करने में, ठीक है। यानी कि सिविल सोसाइटी जो होती है, फॉर एग्जांपल हम कह सकते हैं कि मतलब मुख्तलिफ़ किस्म की जो लेबर यूनियन हो सकती है या मतलब वुमेन के राइट्स के लिए सिविल सोसाइटीज़ बन सकती हैं। तो इन तमाम मामलात को जो स्टेट की इंस्टीट्यूशंस हैं उनके लिए ये हेल्पफुल होता है कि सिविल सोसाइटीज़ उनकी हेल्प करें, उनकी पॉलिसियों को बनाने में, इम्प्लीमेंट करने में, एनफोर्स करने में सिविल सोसाइटी जो है वो काफ़ी हेल्पफुल साबित होती है, ठीक है। इट इज़ जनरली एग्री दैट सिविल सोसाइटी लाइज आउटसाइड द पब्लिक सेक्टर ऑफ ऑफिशियल गवर्नेंस, की जो ऑफिशियली गवर्नेंस होती है उसके सेक्टर से जो सिविल सोसाइटी है वो आउटसाइड रहती है, ठीक है। अच्छा, अगली बात करते हैं। अगली बात वो ये कहता है कि सिविल सोसाइटी आर एक्सक्लूड फ्राम प्रॉफिट मेकिंग एक्टिविटी, कि सिविल सोसाइटी किसी भी किस्म के प्रॉफिट मेकिंग एक्टिविटी से बाहर निकलती है। सिविल सोसाइटी मार्केट से हमेशा मुख्तलिफ होती है। मार्केट सिर्फ़ और सिर्फ प्रॉफिट मेकिंग असूलों पर डिपेंड करती है, जबकि सिविल सोसाइटी जो होती है वो हमेशा वेलफेयर या मतलब इस तरह के जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं उनके साथ उसका लिंक होता है। अच्छा, वो कहता है कि सेकेंडली बात यह है कि सिविल सोसाइटी इज़ नॉट मार्केट, इट इज़ नॉन कमर्शियल सोसाइटीज़, ठीक है। सिविल सोसाइटी बॉडीज़ आर नॉट कंपनीज आर पार्ट ऑफ फिर्म्स, कि ये किसी भी किस्म की प्रॉफिट मेकिंग या प्रॉफिट सीकिंग या मतलब किसी भी किस्म की कंपनी का हिस्सा नहीं होती, ठीक है। लिहाजा जो भी चीज़ें मास मीडिया के अंदर, लेजर इंडस्ट्री के अंदर या कोऑपरेटिव इंडस्ट्री के अंदर या बिजनेस एंटरप्राइजेस के अंदर आती हैं उनको हम सिविल सोसाइटी का नाम नहीं देंगे, ठीक है, क्योंकि सिविल सोसाइटी पैसा बनाने वाली मार्केट से बिल्कुल अलग चीज़ होती है, ठीक है। अच्छा, अगली बात करता है कि वी हैव आइडेंटिफाइड सिविल सोसाइटी एज थर्ड सेक्टर दैट इज़ डिस्टिंक्ट फ्राम द स्टेट एंड मार्केट। हम इसे कह सकते हैं कि सिविल सोसाइटी एक स्टेट का तीसरा हिस्सा होता है, ठीक है, जो नॉन स्टेट और नॉन मार्केट यानी कि एक नॉन स्टेट और नॉन मार्केट होता है, ठीक है, यानी कि ये एक थर्ड सेक्टर होता है किसी भी स्टेट का। अच्छा, अगली बात करता है सिविल सोसाइटी इट्स सेल्फ आ कलेक्टिव पार्ट या कलेक्टिव एलिमेंट। जैसे कि मैंने पहले बता दिया कि सिविल सोसाइटी बजाते खुद एक कलेक्टिव एलिमेंट है या एक कलेक्टिव हिस्सा जिसे हम कहते हैं, ठीक है। इसकी वजह क्या है? सिविल सोसाइटी एग्जिस्ट व्हेन पीपल मेक concerted efforts through voluntary associations to mold rules both officially and formally। वो कहता है कि सिविल सोसाइटी उस जगह बन जाती है जहाँ लोग कलेक्टिवली किसी अपने यानी कि कलेक्टिवली अपने हक़ को लेने के लिए जब वो इकट्ठे हो जाते हैं तो वहाँ पर सिविल सोसाइटी जो है वो जनरेट हो ही जाती है, चाहे वो ऑफिशियल राइट्स हों, चाहे वो फॉर्मल राइट्स हों, चाहे वो किसी भी किस्म की फॉर्मल सोशल कंस्ट्रक्शन हो या किसी भी किस्म की वो लीगल अरेंजमेंट हो। तो जहाँ पर भी लोग इकट्ठे हो गए वहाँ पर समझें सिविल सोसाइटी क्रिएट हो गई, ठीक है। सिविल सोसाइटी इज़ अ कलेक्टिव नाउन वाइल सिविक ग्रुप या ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि सिविक का नाम है ग्रुप्स या ऑर्गेनाइजेशन और सिविल सोसाइटी बजाते खुद जो है वो कलेक्टिव नाउन है। अच्छा, अब बात करते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें सिविल सोसाइटी का मेंबर्स हो सकती हैं, ठीक है। सिविल सोसाइटी एनकम्पासेस एनॉर्मस डाइवर्सिटी।
सिविल सोसाइटी के अंदर जो यानी कि चीज़ें आती हैं वो बहुत ज़्यादा डाइवर्स हैं। डाइवर्स का मतलब होता है एक्सपैंड बहुत ज़्यादा है, यानी कि बहुत ज़्यादा चीज़ें सिविल सोसाइटी का हिस्सा बन सकती हैं। अगर हम मेंबरशिप की बात करें या उसकी कंस्टिट्यूंसीज़ की बात करें, मिसाल के तौर पर इट इंक्लूड्स एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस। नंबर 1 आपने काउंट करते जाना है, सिविल सोसाइटी की कौन कौन सी चीज़ें मेंबरशिप में आ सकती हैं। एकेडमिक इंस्टीट्यूट्स, बिजनेस एसोसिएशंस, कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस, कंज्यूमर प्रोटेक्शन बॉडीज़, क्रिमिनल सिंडिकेट्स, डेवलपमेंट कॉपरेशन ग्रुप्स, इन्वायरमेंटल कैंपेन्स, एथनिक लॉबीज़, फाउंडेशंस, फार्मर ग्रुप्स, ह्यूमन राइट्स एडवोकेसीज, लेबर यूनियन, रिलीफ ऑर्गेनाइजेशंस, पीस एक्टिविटीज़, प्रोफेशनल बॉडीज़, रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस, वुमेंस नेटवर्क्स या यूथ कैंपेन्स, या इसके अलावा और बहुत कुछ। ठीक है, ये तमाम चीज़ें जो है वो सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा बन सकती हैं, या ये सिंगल तौर पर हर एक जो है वो अपनी यानी कि एक सिविल सोसाइटी का रोल बना सकती हैं। ये तमाम ऑर्गेनाइजेशन हैं या मतलब जो मेंबर जो मैंने आपको जिनके नाम गिनवाए। अच्छा, अगली वो बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशनल फॉर्म ऑफ सिविल सोसाइटी। अगर हम ऑर्गेनाइजेशनल फॉर्म ऑफ सिविल सोसाइटी की बात करें, इन टर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल फॉर्म, सिविल सोसाइटी इंक्लूड्स फॉर्मली कॉन्स्टिट्यूटेड एंड ऑफिशियली रजिस्टर्ड ग्रुप्स एज वेल एज इनफॉर्मल एसोसिएशंस। वो कहता है कि कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो मतलब सिविल सोसाइटी का हिस्सा बन सकती हैं। सिविल सोसाइटी के अंदर वो कहता है कि 3 यानी कि जो एसोसिएशंस हैं वो सिविल सोसाइटी का हिस्सा बन सकती हैं। पहली वो ये कहता है कि हर वो चीज़ सिविल सोसाइटी का हिस्सा बन सकती है जो फॉर्मली तौर पर कॉन्स्टिट्यूट हो। फॉर्मली तौर पर यानी कि स्टेट की इजाज़त के साथ वो यानी कि अगर कॉन्स्टिट्यूट हो तो वो जो है मतलब सिविल सोसाइटी का हिस्सा बन सकती है। ये पहली चीज़ होगी। नंबर 2 वो कहता है कि कुछ ऑफिशियली रजिस्टर्ड ग्रुप्स होते हैं, यानी कि बाकायदा गवर्नमेंट के ज़रिए वो रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, वो भी सिविल सोसाइटी का हिस्सा बन सकती हैं। नंबर 3 के ऊपर वो कहता है कि कुछ इनफॉर्मल एसोसिएशंस भी होती हैं, वो भी जो है मतलब वैसे वो डायरेक्टली तौर पर अपीयर नहीं होती, लेकिन इनडायरेक्टली तौर पर वो भी सिविल सोसाइटी का हिस्सा बन सकती हैं। अच्छा जी, अब अगली बात करते हैं कि सिविल सोसाइटी सर्वाइव कैसे करती है, यानी कि इसको फंड कहाँ से मिलता है, इसकी लीडरशिप कौन सी होती है, इसको सपोर्ट कौन कौन करता है, इसका पार्ट कौन कौन होते हैं। ठीक है, तो अच्छा देखें सिविल सोसाइटी इन टर्म्स ऑफ कैपेसिटी लेवल, अगर हम कैपेसिटी लेवल की बात करें, सिविल सोसाइटी इंक्लूड सम बॉडीज़ दैट आर वेरी जनरसली रिसोर्स्ड। सिविल सोसाइटी, अच्छा वो बात करता है यहाँ पर, वो कहता है सिविल सोसाइटी 2 किस्म की होती हैं। एक वो होती हैं जो गरीब होती हैं, एक वो होती हैं जो अमीर होती हैं। ठीक है, इन दोनों को लेकर वो आगे एंड तक बात करेगा। वो कहता है कि यानी कि वो ये उनका नाम वगैरह नहीं लेता, वो कहता है कि बस कुछ को मेहनत करनी पड़ती है और कुछ को यानी कि ना अल्लाह की तरफ से इमदाद हो जाती है, या मतलब उनका किसी एलीट सर्कल के साथ ताल्लुक़ बन जाता है। अच्छा, वो कहता है सिविल सोसाइटी इंक्लूड सम बॉडीज़ दैट आर वेरी जनरसली रिसोर्स्ड। कुछ ऐसी सिविल सोसाइटीज़ होती हैं जिनके पास रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा होती हैं, जबकि कुछ ऐसी होती हैं जो उनको अपने सर्वाइवल के लिए स्ट्रगल करनी पड़ती है। ठीक हो गया। अच्छा, अगली आगे कुछ सिविल सोसाइटीज़ ऐसी होती हैं जो रिचली एंडोड विद मेंबर्स, जिनके जो मेंबर होते हैं वो बहुत ज़्यादा अमीर होते हैं, उनको फंडिंग की जाती है, उनके पास ट्रेन स्टाफ होता है, उनका ऑफिस के लिए स्पेस होती है बाकायदा तौर पर, यानी कि उनका ऑफिस भी होता है, उनकी कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी भी होती है और उनके डाटा बैंक्स भी होते हैं। ठीक है, और कुछ होती हैं उनके पास इसमें से कोई भी मटेरियल नहीं होता, ना उनके यानी कि फ़ंड्स होते हैं, ना उनकी ऑफिस स्पेस होती है, ना कोई ट्रेन स्टाफ होता है। ठीक है, अच्छा नंबर 3 के ऊपर वो कहता है कुछ सिविल ऑर्गेनाइजेशंस ऐसी होती हैं, या मतलब सिविल सोसाइटीज़ ऐसी होती हैं जिनका बाकायदा तौर पर एक क्लियर विजन होता है, यानी कि उनको पता होता है कि हमने जाना कहाँ है, हमारी ओरिएंटेशन क्या है, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है। ठीक है, और बाकायदा तौर पर उनकी कंसीव्ड कैंपेन होती है, पावरफुल एनालिसिस होता है उनके पास। ठीक है, और यानी कि उनके पास बाकायदा एक अपना सिंबल होता है, बाकायदा उनकी एक अपनी लैंग्वेज होती है। ठीक है, और वो बड़े ब्रॉडली लेवल के ऊपर वो मोबिलाइज़ कर पाते हैं और उनके पास अपनी इफ़ेक्टिव लीडरशिप होती है। ठीक है, और जबकि दूसरी तरफ कुछ ऐसी सोसाइटीज़ होती हैं उनके पास ना तो इफेक्टिव लीडरशिप होती है, ना कोई विजन होता है, ना कोई आइडियालॉजिकल कैपेसिटी होती है, ना कोई सिंबल होता है, ना कोई अपनी लैंग्वेज होती है। ठीक है, इन तमाम चीज़ों से वो लैक होते हैं। सबसे आखिर में नंबर 5 के ऊपर वो कहता है कि कुछ सिविल सोसाइटीज़ या सिविल बॉडीज़ ऐसी होती हैं जो एलीट सर्कल के साथ एनक्लोज होती हैं, यानी कि वो उनका ताल्लुक एलीट सर्कल से बहुत ज़्यादा होता है, जबकि दूसरी ऐसी होती हैं वो किसी भी किस्म के पावर सेंटर या एलीट सर्कल से डिस्कनेक्ट होते हैं। ठीक है, और उनको अपने सर्वाइवल के लिए मेहनत करनी पड़ती है। अगली बात वो करता है कि सिविल सोसाइटीज़ अपने मकसद कैसे अचीव कर सकती हैं, हाउ सिविल सोसाइटीज़ अचीव देयर एम। अच्छा, इनमें भी वो 5 किस्म के पर्सपेक्टिव बयान करता है, उन्हीं दोनों को
यानी कि एक जो सिविल सोसाइटी है वो बाकायदा वेल ऑर्गेनाइज्ड है, दूसरी जो है वो वेल ऑर्गेनाइज्ड नहीं है। अच्छा, वो कहता है कि ये अपने मकसद कैसे अचीव करते हैं। सिविल सोसाइटी यूज वाइड वैरायटी ऑफ मीन्स टू परसू देयर एम्स, कि वो अपने मकसद को अचीव करने के लिए बहुत सारे सोर्सेज को इस्तेमाल करती हैं। नंबर 1, मैनी ग्रुप्स डायरेक्टली लॉबी ऑफिशियल एजेंसीज एंड मार्केट एक्टर्स। ठीक है, बहुत सारी ऑफिशियल ऑर्गेनाइजेशंस ऐसी होती हैं जो अपनी ऑफिशियल एजेंसीज और अपनी मार्केट एक्टर्स के ज़रिए अपने मकसद को हासिल करती हैं, जबकि दूसरी जो होती हैं वो उन्हें बाकायदा तौर पर क्या करना पड़ता है कि अपने आप को मोबिलाइज़ करना पड़ता है, अपने यानी कि उनको रिलीज़ निकालनी पड़ती हैं, उनको पटिशन्स दायर करनी पड़ती हैं, उनको यानी कि लेटर राइटिंग कंपेन्स करनी पड़ती है, यानी कि उनको अपने ख़तो किताबत करनी पड़ती है। अपनी ऑर्गेनाइजेशन को फेमस करने के लिए उनको राइटिंग सोर्सेज की ज़रूरत पड़ती है और उन्हें कुछ चीज़ों से बाइकआउट्स भी करना होता है। ठीक है, ये यानी कि हो गया, यानी कि क्या बात मैंने की। सबसे पहले नंबर पर सोसाइटीज़ कैसे अपना मकसद अचीव करती हैं। कुछ सोसाइटीज़ जो होती हैं वो बाकायदा तौर पर यानी कि जनरल पब्लिक को या मतलब ऑफिशियल एजेंसीज़ और मार्केट एक्टर के ज़रिए अपने मकसद को अचीव करती हैं, जबकि दूसरी जो होती हैं उन्हें रिलीज़ निकालनी पड़ती हैं, पटिशन्स करनी पड़ती हैं, राइटिंग करनी पड़ती है और अपनी कंपेन बाकायदा तौर पर चलानी पड़ती है। नंबर 2 पॉइंट, कुछ सिविल सोसाइटीज़ ऐसी होती हैं कि मतलब वो अपने दिल से काम करती हैं। ठीक है, दिल से मुराद ये कि लोगों के दिलों के ऊपर राज करने के लिए बाकायदा तौर पर उनकी इमेजेस होती हैं, उनका म्यूज़िक होता है, उनके स्लोगन्स होते हैं, उनके नगमे होते हैं, उनकी पोइम्स होती हैं। ठीक है, जबकि दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस ऐसी होती हैं वो बस दिमाग के तौर पे काम करती हैं, यानी कि लोगों के स्टैटिस्टिकली तौर पर, डाटाबेस के तौर पर, पब्लिकेशन के तौर पर। ठीक है, यानी कि उस लिहाज से वो काम करती हैं। समझ आ गई। नंबर 3 के ऊपर वो ये कहता है कुछ सिविल सोसाइटीज़ ऐसी होती हैं और अडेप्ट यूज़र ऑफ मैस मीडिया, कि कुछ होती हैं वो मैस मीडिया को अडॉप्ट करती हैं। ठीक है, बाकायदा तौर पर वो कुछ प्रोफेशनल कम्युनिकेशन कंसल्टेंट्स को हायर करती हैं अपने मकसद को अचीव करने के लिए। ठीक है, जबकि दूसरी जो होती हैं वो मुकम्मल तौर पर फेस टू फेस कॉन्टैक्ट के ऊपर बेस करती हैं। मैंने क्या कहा, नंबर 3 के ऊपर कुछ सिविल सोसाइटीज़ ऐसी होती हैं जो मैस मीडिया की हेल्प लेके बाकायदा तौर पर प्रोफेशनल लोगों को हायर करती हैं और अपनी कंपेन को कंटिन्यू करते हैं, जबकि दूसरी जो होती हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ इन्हिसार करती हैं फेस टू फेस कॉन्टैक्ट के ज़रिए। ठीक है, नंबर 4 के ऊपर वो कहता है कि कुछ सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस ऐसी होती हैं, नंबर 5 के ऊपर वो कहता है कि कुछ सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन ऐसी होती हैं डैट मेक ग्रेट यूज़ ऑफ इंटरनेट इंक्लूडिंग लाइव सर्वर्स, वेबसाइट्स एज वेल एज पर्सन टू पर्सन ईमेल मैसेज। कि कुछ सिविल सोसाइटीज़ ऐसी होती हैं वो बाकायदा तौर पर इंटरनेट का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करती हैं, ईमेल मैसेज करती हैं, अपनी वेबसाइट क्रिएट करती हैं, अपने सर्वर्स क्रिएट करती हैं। ठीक है, अपने फेसबुक पेजेस वगैरह बनाती हैं, जबकि कुछ दूसरी ऐसी होती हैं वो किसी भी किस्म की साइबर एक्टिविटी से मुबर्रा होते हैं, यानी कि वो किसी भी किस्म की साइबर एक्टिविटी के अंदर इन्वॉल्व नहीं होते। ठीक है, अच्छा, अगली बात वो क्या करता है, वो कहता है कि सिविल सोसाइटी की कैटेगरीज़ कौन कौन सी हैं। यानी कि अगर हम इनको कैटेगरी के लिए डिवाइड करें तो सिविल सोसाइटी की 3 कैटेगरीज़ आती हैं। ठीक है, सबसे पहली जो सिविल सोसाइटी की कैटेगरी आती है वो आती है कन्फॉर्मिस्ट। ठीक है, CONFORMISTS कन्फॉर्मिस्ट, दूसरी है रिफॉर्मिस्ट और तीसरे हैं रेडिकल्स। ठीक है, इनमें जो पहला ग्रुप है ना कन्फॉर्मिस्ट और रिफॉर्मिस्ट, ये दोनों तो ठीक हैं, लेकिन जो रेडिकल्स हैं वो काफ़ी हद तक ख़तरनाक होते हैं। ठीक है, अच्छा, कन्फॉर्मिस्ट की बात करें नंबर 1 के ऊपर, कन्फॉर्मिस्ट जो होते हैं दोज सिविल ऑर्गेनाइजेशन या सिविल ग्रुप्स डैट सीक टू अपहोल्ड एंड रीइंफोर्स एग्जिस्टिंग नॉर्म्स। ठीक है, जो कन्फॉर्मिस्ट होते हैं वो ये कहते हैं कि जो बाकायदा तौर पर पुरानी पॉलिसीज़ हैं या मतलब जो नए नॉर्म्स हैं, यानी कि मतलब उनका मकसद ये होता है कि जो हमारा बिज़नेस है वो किसी ना किसी तरह प्रमोट हो, और यानी कि बिज़नेस ओरिएंटेड पॉलिसीज़ को प्रमोट करने के लिए वो गवर्नमेंट्स को प्रेशराइज़ करती हैं। ठीक है, मतलब सीक टू अपहोल्ड एंड रीइंफोर्स एग्जिस्टिंग नॉर्म्स। इसके अंदर कन्फॉर्मिस्ट सिविल सोसाइटीज़ के अंदर कौन कौन से सोसाइटीज़ आती हैं, बिजनेस लॉबीज़, प्रोफेशनल एसोसिएशंस, थिंक टैंक्स एंड फाउंडेशंस ऑफन फॉल इनटू कन्फॉर्मिस्ट कैटेगरी। कौन कौन सी, बिजनेस लॉबीज़ आ गई, प्रोफेशनल एसोसिएशंस आ गई, थिंक टैंक्स आ गए और कुछ फाउंडेशंस वगैरह आ गई जो इस कन्फॉर्मिस्ट कैटेगरी के अंदर आते हैं। दूसरी कैटेगरी है वो है रिफॉर्मिस्ट। रिफॉर्मिस्ट जो होते हैं ये वो सिविल सोसाइटीज़ होती हैं डैट विश टू करेक्ट व्हाट दे सी एज फ्लॉज इन एग्जिस्टिंग रीजम्स। उनकी ये कोशिश होती है कि बाकायदा तौर पर, यानी कि जो मिसाल के तौर पर
जो पिछली हुकूमत 2013 से 18 तक रही है, ठीक है, और अब 2018 से 2023 तक रहने वाली है, रिफॉर्मिस्ट यानी कि इनके नाम से ज़ाहिर है रिफॉर्म लेकर आने वाला। इनकी कोशिश ये होती है कि किसी ना किसी तरह गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ के अंदर रिफॉर्म लेकर आया जाए, ठीक है, यानी कि उनको इम्प्रूव किया जाए। ये इम्प्रूवमेंट लेबर यूनियन के लिए हो सकती है, वुमेन राइट्स के लिए हो सकती है, ठीक है। अच्छा, रिफॉर्मिस्ट की कैटेगरीज़ के अंदर कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, इसमें डेमोक्रेटिक ग्रुप्स आ जाते हैं, ठीक है, जो कि चैलेंज करते हैं मुख्तलिफ़ किस्म की लिबरलिस्ट इकोनॉमिक पॉलिसीज़ को। मतलब मिसाल के तौर पर वो यानी कि कहते हैं कि कुछ सोशल चेंजेस आने चाहिए, कुछ इकोनॉमिक पॉलिसीज़ को इम्प्रूव होना चाहिए, या वो ये कह सकते हैं कि ये जो कैपिटलिज़म है इस चीज़ को ख़त्म होना चाहिए, सोशलिज़म आना चाहिए, ठीक है, यानी कि लोगों को उनके हकूक़ मिलने चाहिए, लेबर यूनियंस को हकूक़ मिलने चाहिए, औरतों को हकूक़ मिलने चाहिए। उनकी कोशिश ये होती है कि वो सोसाइटी के अंदर रिफॉर्म लेकर आएँ। अच्छा, नंबर 3 के ऊपर आ गई। अच्छा, मतलब इसकी अगर और आगे एग्जांपल्स रहते हैं, इसके अंदर बहुत सारी एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस भी आ जाते हैं, कंज्यूमर एसोसिएशंस आ जाती हैं रिफॉर्मिस्ट ग्रुप्स के अंदर, ठीक है। एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस आते हैं, कंज्यूमर एसोसिएशंस आती हैं, ह्यूमन राइट्स ग्रुप्स आ जाते हैं, रिलीफ ऑर्गेनाइजेशंस आ जाती हैं, ट्रेड यूनियंस आ जाती हैं, ठीक है। और ये मतलब अपने अपने रिफॉर्मेटिव एजेंडा के साथ गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को रिफॉर्म करने की कोशिश करते हैं। नंबर 3 आते हैं रेडिकल्स। रेडिकल्स वो सिविल ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं डैट एम कम्प्रीहेंसिवली टू ट्रांसफॉर्म अ सोशल ऑर्डर। जो कम्प्रीहेंसिवली मतलब होता है बहुत गहराई के साथ किसी चीज़ को वो चेंज करना चाहते हैं। मिसाल के तौर पर वो एक किस्म का हम कह सकते हैं कि A to Z किसी चीज़ को वो तब्दील करवाना चाहते हैं, यानी कि मुकम्मल तौर पर वो तब्दीली लाने के ख्वाहिशमंद होते हैं। ये होते हैं रेडिकल्स। रेडिकल्स आर दीज पार्ट ऑफ सिविल सोसाइटी आर फ्रीक्वेंटली टर्म्ड सोशल मूवमेंट। ये मुकम्मल तौर पर सोशली मूवमेंट को फ्रीक्वेंटली यानी कि राइज करने के हकदार, यानी कि अपने आप को समझते हैं कि किसी न किसी तरह सोशल मूवमेंट या सोशल रिफॉर्म को इम्प्लीमेंट किया जाए। दीज इंक्लूड एनार्किस्ट, इनके अंदर आते हैं एनार्किस्ट आते हैं, ठीक है। एनार्किस्ट कौन होता है? जिसकी ये ख्वाहिश होती है कि तमाम की तमाम पावर है जो है वो उसके हाथ में आ जाए। इन्वायरमेंटलिस्ट आ जाता है, फाशिस्ट ग्रुप आ जाते हैं, फेमिनिज़म आ जाता है, पैसिफिस्ट आ जाते हैं, रिलीजियस रिवाइवलिस्ट आ जाते हैं, ठीक है। या इसके अलावा यानी कि बहुत सारे जो हैं, मतलब हम इन्हें कह सकते हैं कि ये स्टेट के अपोजिट होते हैं। स्टेट की पॉलिसीज़ के, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ के अपोजिट ये काम करते हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पर इसकी मिसाल ऐसे ही है कि जिस तरह 1979 के अंदर आया था, उसका क्या नाम है, 1979 के अंदर ईरानियन रेवोल्यूशन जब आया था, इस्लामिक गवर्नमेंट जो बनी थी, तो वो एक रेडिकल्स ही थे, ठीक है। अच्छा, यानी कि हम इन्हें कह सकते हैं कि इनकी जो पॉलिसीज़ होती हैं बिल्कुल एंटी गवर्नमेंट होती हैं या एंटी स्टेट होती हैं, ठीक है। अच्छा, ये मतलब इंडस्ट्रियलिज़म के हवाले से भी हो सकती है, लिबरल वैल्यूज़ के हवाले से हो सकती है, पैट्रियार्की के हवाले से हो सकती है, मिलिट्री के हवाले से हो सकती है, सेकुलरिज़म के हवाले से हो सकती है, ठीक है, और इस्लामाइजेशन के हवाले से भी ये चीज़ हो सकती है, रेडिकल्स हो सकते हैं। अब बात हम अपने टॉपिक को सम अप करते हैं, यानी कि फाइनली इसको कंक्लूड करते हैं। फाइनली अगर बात करें तो सिविल सोसाइटी एग्जिस्ट व्हेन नेवर पीपल मोबिलाइज। सिविल सोसाइटी उस वक़्त क्रिएट खुद ब खुद ही हो जाती है जब लोग किसी गवर्नमेंट के ख़िलाफ़, किसी स्टेट की एक्टिविटी के ख़िलाफ़, किसी किस्म के यानी कि वो एजेंडे के लिए वो कलेक्टिवली इकट्ठे होते हैं, तो सिविल सोसाइटी क्रिएट हो जाती है, ठीक है। थ्रू वॉलंटरी एसोसिएशंस इन इनिशिएटिव टू शेप द सोशल ऑर्डर, वो किसी भी किस्म के सोशल ऑर्डर को शेप देने के लिए इकट्ठे होते हैं। सिविल ग्रुप्स हैव अ वाइड रेंज ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज, इंस्टीट्यूशनल फॉर्म्स, कैपेसिटीज़, टैक्टिक्स एंड गोल्स। मुख्तलिफ़ किस्म की जो सिविल सोसाइटीज़ होते हैं उनकी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज होती है, उनके अपने इंस्टीट्यूशनल फॉर्म्स होते हैं, उनकी अपनी कैपेसिटीज़ होती है, उनका अपना टैक्टिक्स होता है, उनका अपना अपना गोल होता है, ठीक है। हर एक सिविल सोसाइटी जो है वो हाईली तौर पर डाइवर्स होती है, यानी कि हर एक का मिसाल के तौर पर एक एनजीओ जो है वो अगर मशरक़ की बात करती है तो हो सकता है दूसरी एनजीओ मगरब की बात करे, यानी कि मुकम्मल तौर पर जो है वो एक दूसरे से डाइवर्स होती हैं, लेकिन कलेक्टिवली हम इनको सिविल सोसाइटीज़ का नाम देते हैं। क्यों? क्योंकि ये मतलब एक नॉन स्टेट एक्टर्स होते हैं, नॉन ऑफिशियल एक्टर्स होते हैं, नॉन गवर्नमेंट पॉलिसीज़ यानी कि ये लेकर आते हैं या नहीं लेकर आते, ठीक है। तो अगर कोई आपका क्वेश्चन हो तो प्लीज़ ज़रूर पूछिए। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।